own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे प्रीवियस वीडियो में जहां हमने डिस्कस करे थे कि क्या होता है हमारा मनी, ठीक है, और बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनको खत्म करके मनी आया है और मनी के क्या फंक्शन हैं। हमने ये चीज इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है और वो हमारा मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर है मनी, ठीक है। तो आप सभी को मैंने वहां पर एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ मनी भी जरूर पढ़ाऊंगा, तो आज इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ मनी भी लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देख लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्रॉडली दो तरीके से हम मनी को इस क्लासिफाइड करेंगे 12th के अंदर। वो क्या है, एक हमारा फिडुशियरी एंड फिएट मनी होगा और एक हमारा फुल बॉर्डर एंड क्रेडिट मनी होगा। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिएट मनी से, जिसको हम ऑर्डर मनी के नाम से भी जानते हैं। कम ऑन, फिएट मनी या फिर ऑर्डर मनी। अब क्यों कहा जाता है इसको ऑर्डर मनी भी, ये भी समझ लो। देखो, ये होती कौन सी मनी है, तो सर ये जितने भी आपके पास कॉइन्स और नोट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, इसी फिएट मनी के एग्जांपल। अब कैसे एग्जांपल अभी समझा दूंगा। तो पहले फिएट मनी होता क्या है ये समझो। फिएट मनी ये कहता है कि एक देश के अंदर जितना भी मनी सप्लाई, कम ऑन, जितना भी मनी सप्लायर्स की अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के थ्रू करेंसीज ऑर्डर के थ्रू इशू की गई हैं, वो सारा क्या है, फिएट मनी है। और इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को बाध्य होकर मानना पड़ता है या एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट या फिर किसी भी हमारे मनी सप्लाई की अथॉरिटी ने इशू किया होता है। अब तो कमान एक बार हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि फिएट मनी क्या होता है। तो देखो, it is that form of money that is issued by order of government. It includes all kind of notes and coins which people are legally, कमान ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, which people are legally bound to accept as a medium of exchange in a country। यानी क्या है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आदेश के द्वारा जारी की जाती है और उस देश के अंदर रहने वाले लोगों को विनिमय के माध्यम के रूप में इसको कानूनी तौर पर बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ आपको ये जो करेंसी दी जा रही है वो लीगल है और इसको आप लोगों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। और अगर कोई नहीं करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। यानी इसके लिए जवाबदेह कौन देगा, इसकी जवाब कौन देगा, इसका जवाब वो देगा जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया है। फॉर एग्जाम्पल कि हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले जैसे 1 रुपीज का छोटा सा जो कॉइन था वो नहीं चल रहा था, है ना, 1 रुपीज का छोटे वाला कॉइन नहीं चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, कंप्लेन किसको जारी थी, तो कंप्लेन गवर्नमेंट को जारी थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने वो 1 रुपीज का कॉइन इशू किया है, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थी, गवर्नमेंट थी। अब गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए होंगे जिस भी बंदे ने नहीं वो एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो उसके लिए गवर्नमेंट उस बंदे पर कंप्लेन करेगी या उस बंदे से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब देखते हैं फिडुशियरी मनी क्या होता है। It is a currency that is accepted on the basis of mutual trust as a medium of exchange। यानी क्या है, जो आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप लोगों के ट्रस्ट पे डिपेंड करेंसी होगी, ठीक है। कमान इसमें किसी भी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी मनी सप्लाई की अथॉरिटी ने ऑर्डर नहीं दिया है, ये आप और आप जिससे ले रहे हो इन दोनों के बीच ट्रस्ट पे डिपेंड होगी। तो कमान इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल है चेक, ठीक है। ये आप जिससे लोगे, ठीक है, उससे के साथ आपके ट्रस्ट पे डिपेंड होगी। अगर आप उसको ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप चेक नहीं लोगे, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट कहीं से भी या कोई भी मनी सप्लाई की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कमान अगर मैंने किसी को 10,000 रुपीज का चेक दिया है, अब मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज नहीं है और जिस बंदे को मैंने दिया है उसने मुझसे ले लिया क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करता था, अब मैंने उसके साथ तो धोखा कर दिया है, ठीक है। अब उसको जो वो 10,000 रुपीज नहीं मिलेंगे तो इसके लिए कहाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कहीं भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, तो वो क्या करेगा, वो मेरे पे कंप्लेन करेगा, ना कि गवर्नमेंट पे कंप्लेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी जो चेक है वो क्या है, मेरे
और जिसको मैंने दिया था उन दोनों के बीच ट्रस्ट पे डिपेंड है। तो आगे और डेफिनेशन पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बताया कि इसकी वजह से गवर्नमेंट की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसके पेमेंट में, ठीक है। आगे देखा होगा of which the government has no responsibility for its payment as it is based on mutual trust between payer and pay। ठीक है, यानी मैंने जिसको दिया है वो और जिसने मुझसे लिया है इन दोनों के बीच ट्रस्ट पे डिपेंड थी। इसमें गवर्नमेंट कहीं से आई नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं कि हम इसको इशू कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी उसके पेमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट उसके या कोई भी मनी सप्लाई की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उस पेमेंट के लिए। अब जो हमारा लास्ट था वो है फुल बॉडेड एंड क्रेडिट मनी। तो देखो फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी क्या होता है। फुल बॉडेड मनी जो होता है आपका, उसमें सिंपल से यहाँ दो चीज समझ लो। एक होती है मनी की फेस वैल्यू और एक होती है मनी की कमोडिटी वैल्यू, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। कमान जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब दोनों समझाता हूं कि क्या होता है फेस वैल्यू या फिर क्या होता है हमारा कमोडिटी वैल्यू। तो देखो एक करेंसी मान लेते हैं 10 रुपीज का नोट है। 10 रुपीज के नोट पे जो लिखा हुआ है और जो पेमेंट जितने की पेमेंट होती है 10 रुपीज की पेमेंट होती है उस नोट से, तो उस नोट पे जो मनी वैल्यू है वो कितने 10 रुपीज है, जिसको हम कह रहे हैं फेस वैल्यू। लेकिन जिससे वो नोट बना है, यानी जिस पेपर से वो नोट बना है, वो क्या है, उसकी कमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। क्लियर हो गया कि किसी मनी की जो कमोडिटी यूज करके वो बनी है वो कमोडिटी या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन जितने रुपीस की है वो क्या है, उसकी मनी या फेस वैल्यू है। तो फुल बॉडेड मनी में क्या होता है, इसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू या फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होती है। तो अब देखो क्या लिखा है हमने, इट रेफर्स टू द करेंसी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स एंड व्हेन दिस मनी इज इशूड इट्स कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू। यानी क्या है, जब ये करेंसी इशू की जाएगी तो इसकी मनी वैल्यू यानी इसकी फेस वैल्यू और इसकी कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब फॉर एग्जांपल कि ब्रिटेन के टाइम में जो हमारे पास गोल्ड के कॉइन्स होते थे, ठीक है, तो उनकी जो मेटल वैल्यू यानी जो कमोडिटी की वैल्यू थी वही वैल्यू होती थी उसके फेस की, यानी जो उसकी मनी की या मॉनेटरी वैल्यू होती थी, ठीक है। लेकिन अब आप कि आज के जो सिक्के आपके आज के 1 रुपए के सिक्के की कमोडिटी की वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू क्या दोनों सेम है? नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आज 1 रुपए के सिक्के को अगर आप पिघला के उसकी कमोडिटी यानी उस मेटल को बेचते हो तो क्या 1 रुपए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो वो मनी क्या है सर, वो मनी है क्रेडिट मनी। कैसे, अभी समझ लो क्रेडिट मनी क्या कहता है। क्रेडिट मनी कहता है कि जहां फेस वैल्यू ऑफ द करेंसी इज हायर देन द कमोडिटी वैल्यू, यानी मनी की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होगी। कमान इससे क्या ज्यादा होगा, मनी का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे आज का 10 रुपीज का नोट, कमान आज के 10 रुपीज के नोट को अगर हम 10 रुपीज के नोट को फाड़ के सिर्फ वो कागज बेचते हैं तो क्या वो कागज 10 रुपीज में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज थी, है ना। क्लियर है। तो यही है, क्या हो रहा है कि यहाँ मनी वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, कमोडिटी के वैल्यू से या इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो देख लो वही डेफिनेशन लिखी है हमने, क्रेडिट मनी these are those currencies whose monetary value is higher than the commodity value या फिर intrinsic value। क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू है वो हायर है कमोडिटी वैल्यू से करेंसी की, ठीक है। आज के टाइम में जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो सारे इसी के एग्जांपल है, क्योंकि आज इंडिया में कोई भी ऐसा नोट्स या कॉइन नहीं है जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो किसके, आपके फेस वैल्यू या मनी वैल्यू के, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। कमान अगर आज हम गोल्ड के कॉइन चलाने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही सोच लो कि 5 रुपीज का गोल्ड का कॉइन चल रहा है, ठीक है, तो अब आज आप लोग क्या करोगे
कमॉन, उसको 5 रुपीज में थोड़ी चलने दोगे, उसको करोगे जाके पिघला लोगे और गोल्ड के रूप में बेच दोगे। क्लियर है? तो इसीलिए आज इस टाइम में हम गोल्ड के कॉइन्स या सिल्वर के कॉइन्स नहीं चला सकते। कमॉन, समझ में आ गया? तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मनी। अब हमारा पूरा तरीके से हमने मनी के चैप्टर को खत्म कर लिया है, लेकिन इससे पहले फिर मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे अभी मैंने मनी सप्लाई की अथॉरिटीज का आपको, तो इससे क्लियर रहना कि मनी सप्लाई की कुछ अथॉरिटीज होती हैं। वो कौन सी अथॉरिटीज है? देख लो, हमारे पास मनी सप्लाई की बेसिकली 3 अथॉरिटीज होती हैं। देखो, मनी सप्लायर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है? दीज आर द 3 मनी सप्लायर ऑफ द कंट्री। ठीक है? या ऑफ ए कंट्री। क्लियर रखो कि ये हमारे 3 मनी सप्लायर हैं किसी कंट्री के अंदर। एक गवर्नमेंट, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। याद रहेगा कि कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक आर दी मनी सप्लायर ऑफ ए कंट्री। काम खत्म, ये याद रहेगा। और इनके पास जितनी भी करेंसी होती है विच आर नॉट इशूड, कम ऑन, विच आर नॉट इशूड या फिर विच आर नॉट अ डिमांडेबल करेंसी, तो वो सारी करेंसी को हम किसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? कम ऑन, याद करो, जो हमने आपको मनी सप्लाई पढ़ाया था, तो मनी सप्लाई में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। याद है ना? इनको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। जो इनके पास नॉट इशूड करेंसीज का स्टॉक होता है या जो विदाउट डिमांडेबल करेंसी का स्टॉक होता है इन मनी सप्लायर्स के पास, उनको हम किसमें इंक्लूड नहीं करते? मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपका पूरा अब सही तरीके से हमारा मनी का चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी छोटी क्लास हो रही थी, तो सोच रहा हूँ कि कुछ और भी समझा दूं आपको। वो क्या चीज है? वो ये चीज है। देखो, हमने आपको समझाया था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, 2 चीजें बताई थी ना। तो देखो, एक बार और थोड़ा सा आसान करते हैं। देखो, प्रोडक्शन अलग चीज है और प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। ठीक है? हो सकता है किसी कंट्री का प्रोडक्शन किसी कंट्री के प्रोडक्शन से ज्यादा हो। ठीक है? फॉर एग्जांपल कि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है यूनाइटेड किंगडम में मिल्क के प्रोडक्शन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अभी समझाऊंगा। फिर अब आप आज वाले एग्जांपल से प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी कभी नहीं भूलोगे। कमाल, ये याद रखो कि मैंने यहाँ ये कहा कि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन यूके में मिल्क के प्रोडक्शन से ज्यादा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या ये भी होगा कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है? यानी ये भी ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये फैक्ट है कि यूके में प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क इज हायर देन दी इंडिया। ठीक है? इंडिया में मिल्क की प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है। किससे? यूके से। अब ऐसा क्यों है सर? तो यहाँ 2 चीजें समझ में आएंगी। देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब है, मिल्क की प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होगा कि एक गाय कितना दूध देती है। कमान, एक गाय कितना दूध देती है, एवरेज कितना दूध देती है, वो है आपका मिल्क की प्रोडक्टिविटी। लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन क्या है कि टोटल गायों ने कितना प्रोडक्शन यानी कितना मिल्क प्रोड्यूस करा है, यानी जितनी भी गायें हैं उनके जो कितना प्रोडक्शन किया गया है मिल्क का, ये सारा क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन है। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है कि ऑन एन एवरेज एक गाय कितना प्रोडक्शन देती है, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। यही समझाया था ना कि किसी भी एक मेजरमेंट की यूनिट पर कितना प्रोडक्शन किया गया है, वो है प्रोडक्टिविटी। तो मेजरमेंट की यूनिट यहाँ क्या है? गाय। और उस गाय ने जितना ऑन एन एवरेज दूध दिया होगा एक दिन में, या एक जो भी उसकी मेजरमेंट करने का टाइम पीरियड रखा होगा, उसके बीच मापी जाती है प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में प्रोडक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडिया में गाय ज्यादा है।
ठीक है, इंडिया में क्या ज्यादा है, गाय ज्यादा है, लेकिन एक गाय उतना प्रोडक्शन नहीं करती है मिल्क का जितना यूके की एक गाय करती है। कम ऑन, यूके में गायों की संख्या कम है, यानी नंबर ऑफ काउज आर लेस इन दी यूके एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक ही गाय वहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करके देती है। तो समझ में आया कि हो सकता है एक कंट्री में प्रोडक्शन किसी चीज का ज्यादा हो, लेकिन एज कंपेयर टू अनदर कंट्री प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। अभी समझाया कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा है ड्यू टू हायर वॉल्यूम, हायर नंबर ऑफ दी काउस। ठीक है, कि गाय बहुत ज्यादा है इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम थी यूके से। क्यों? क्योंकि एक गाय उतना प्रोडक्शन नहीं करती है मिल्क का जितना यूके की एक गाय कर देती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज याद रखना कि नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। कमान किस पे निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। एनएनपीएट होता है ना सर, और एनएनपीएट में एनआईटी क्या होगा, माइनस होगा एमपी में से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एमपी माइनस आईटी। तो सर ये आईटी इंक्लूड थोड़ी होगा। समझ में आ गया? तो यही था आपका कि हमारे नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, और साथ में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये थी हमारी मनी की क्लास, लेकिन मैंने ये लास्ट में 2 टर्म इसलिए समझाया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो ना। ठीक है, और अगर शेयर नहीं करते हो तो आज से ये आदत बना लो कि रोज वीडियो को कम से कम 5 स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, जिससे हम भी आगे पहुंचे और आपको भी मजा आए हमारे साथ पढ़ने में। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे द्वारा चलाए जा रहे दीप एजुकेशन सेंटर को जाकर फॉलो करो। आपको उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।